जिस कहानी का पाठन मैं आप लोगों के लिए करूंगी वह दलित ब्राह्मण पुस्तक के क्रम की सबसे अंतिम कहानी है। लेकिन ये कहानी थोड़ी लंबी है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि एक लघु उपन्यास है जिसे मैं एक किश्त में पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि इसके मैं 3 से 4 एपिसोड बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। पिछले कहानी युद्ध की तरह ही यह कहानी भी बाहरी और आंतरिक मुद्दों को डील करती है कि सरहद पर लड़ना जितना आसान है उतना ही मुश्किल देश के भीतर मुद्दों और देश के भीतर मानसिक सरहद पर लड़ना है, जातिवाद की सरहद पर लड़ना है। ये कहानी इन मुद्दों को उठाती है। तो दिलचस्प कहानी है, लेकिन खंडों में प्रस्तुत होने जा रही है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। आज की कहानी का विषय है सरहद। मैं फेल हो गया था। मेरे घर पहुंचने से पहले ही किसी ने इस खबर को दादा तक पहुंचा दिया था। माँ रसोई बना रही थी। मेरे फेल हो जाने की बात सुनकर उसने गालियां देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दादा आ गए। आते ही उन्होंने मुझे जूते से पीटना शुरू कर दिया। माँ ने बीच बचाव किया। दादा ने माँ को भी पीटा। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी वजह से माँ को भी पीटा गया। पड़ोस की राणू बुआ दौड़ती हुई आ गई। उसने छुड़ाया। अगले बरस पास हो जाएगा, अभी इसकी उम्र ही क्या है, जानवर की तरह पीटे जा रहे हो। माँ रोती हुई बोली जा रही थी। मैं माँ के पीछे छिप गया था। तूने इसको इस तरह सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए फेल हो गया। अब इसे पटेल के घर पर ही काम पर लगा दूंगा। इसके करने दो वहां गोबर सफाई। दादा की जबान आग की तरह धधक रही थी। पढ़कर तहसीलदार बनेगा, गोबर साफ क्यों करेगा? माँ ने पल्लू से आंखें पोंछ डाली। तू उससे गोबर ही साफ करवाएगी। हम ठहरे महार, कैसे सुधरेंगे? कैसे सुधरेंगे मतलब पढ़ाई लिखाई की अहमियत को न जाने कब समझेंगे। ऐसा ही कुछ बुदबुदाते हुए दादा घर के बाहर चले गए। राणू बुआ देख रही थी कि माँ को कहां कहां मार पड़ी है और लगे हाथ मुझे गालियां भी दिए जा रही थी। अरे कमबख्त, तेरा बाप इस गांव में बहुत शान से जिया है रे। आज तूने उसकी बेइज्जती कर डाली। अरे तू तो पंच का बेटा है ना। उसका बेटा फेल हो गया, यह सुनकर उसे कैसा लगा होगा। महारों की बस्ती में तू अकेला ही तो पढ़ रहा था। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा। मेरे दादा ग्राम पंचायत के सदस्य थे। मेरा भीमू बहुत होशियार है, नापास हो ही नहीं सकता। उसे तो उस बामन मास्टर ने जानबूझकर फेल कर दिया होगा। गरम तवे पर रोटी डालती हुई माँ कह रही थी, चल खाना खा ले। खाता ना, आज तेरे बाप के गले से कौर नहीं उतरेगा। माँ उद्वेग में बोल रही थी। मेरी भी भूख प्यास गायब हो गई थी। दादा बाबा साहब अंबेडकर के आदमी थे। बाबा साहब पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उन्हें हमेशा लगता था कि मैं भी बाबा साहब की तरह पढ़ूं, बड़ा हो जाऊं, नामवर बनूं। ये एक अच्छा सपना है जो हमारे पीढ़ी को देखना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी इसी तरह का सपना लेकर आगे बढ़े। उन्हें सपने दिखाने पड़ते हैं। पढ़ना लिखना आसान नहीं होता। मैंने गांव छोड़ दिया। मुंह न दिखाने का निश्चय कर मैं निकल पड़ा। मेरे साथ नायिका नेमीनाथ और कोलिका सिद्धड़ा भी निकल पड़े। हम तीनों ही फेल हो चुके थे। भागकर मुंबई जाने की हमने सोची। बुहानपुर का मैदान पार करते हुए मैंने कई बार मुड़ मुड़कर गांव की तरफ देखा। गांव दूर होता जा रहा था। विट्ठल मंदिर के कलश पर धूप चमक रही थी। हमारा घर नहीं दिखाई दे रहा था। महारों की बस्ती भी आंखों से ओझल हो गई थी, लेकिन देश पांडे मास्टर जी का मकान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। मास्टर जी का मकान ऊंचाई पर था। वह बामनों की बस्ती थी। गांव की अपेक्षा कुछ ऊंचाई पर काले पत्थरों से बनी कोठी थी। इस बात का जिक्र हमेशा होता रहा है कि दलित या महार बस्तियां जो हैं वो हमेशा नीचे की तरफ बनाई जाती हैं, ताकि ऊपर से जितना भी गंदा पानी आए या नदी नाले जो भी हैं वो नीचे की तरफ ही बहते हैं। इसलिए गंदगी में इंटेंशनली उनको रखने की नीयत से उनकी बस्तियों को निचले इलाकों में बसाया जाता है। वे ब्राह्मणों की बस्ती थी। गांव की अपेक्षा कुछ ऊंचाई पर काले पत्थरों पर बनती। मास्टर जी की लड़की विमल नाम की, उसने मुझे चिट्ठी लिखी तो मैंने भी उसे चिट्ठी लिखी थी। पटेल ने रेवण से यह मामला गुरुजी को बता दिया था।
और मेरे फेल होने की यही वजह थी। बिमल का स्कूल तो हमेशा के लिए ही बंद हो गया। मैदान पार करने के बाद अपना गांव हमेशा के लिए आंखों से दूर हो जाएगा, इसलिए हम तीनों ने थोड़ी देर रुककर गांव के दर्शन किए, रोए भी, विट्ठल भगवान को नमस्कार किया। मेरी आंखों के सामने विमल का चेहरा था। दादा और माँ की याद से मेरा गला भर आया। निकलते वक्त छोटी बहन इंदिरा और भाई श्रीकांत को देखा भी नहीं था। लगा कि एक बार घर लौटकर इन सबको देख लूं। शोलापुर पहुंच गए थे हम। तब तक शाम हो चुकी थी। समस्या थी कहाँ मुकाम करें और खाएं क्या। नेमीनाथ के पास 4 आने थे। चने मुरमुरे खरीद लिए, तीनों ने मिलकर खाए। नल पर जाकर पानी पी लिया। शोलापुर में नेमीनाथ का बहनोई रहता था। हमें उसका पता ढूंढना था। नेमीनाथ की बहन को शोलापुर में ब्याहा गया था, लेकिन स्टोव की आग भड़क जाने से वह जलकर मर गई। उसके पति ने दूसरी शादी की थी, उसका नाम था काशीनाथ। पहले मुझे याद है स्टोव हुआ करते थे और उसमें केरोसिन स्टोव में पंप मारकर उसे जलाया जाता था, उसकी लौ तेज करी जाती थी, लेकिन उसमें खतरे भी बहुत थे। पंप यदि ज्यादा लगा दिया जाए तो स्टोव फटने का डर हमेशा बना रहता था। और ज्यादातर क्या, उन जमानों में तो हमेशा औरतें ही घरेलू काम किया करती थी, तो इस तरीके से जान का खतरा औरतों को हमेशा से ज्यादा था मर्दों की बनिस्बत। सुना था कि वह अंबिका हेयर कटिंग सैलून में काम करता था। हमने उसके पास जाने का विचार किया। एक एक चौराहा पार करते हुए अंबिका हेयर कटिंग सैलून पहुंच गए थे। वहां पता चला कि उसने बहुत पहले ही अंबिका हेयर कटिंग सैलून छोड़ दिया था। सुनकर हमें रोना आ गया। बहुत थके हुए थे, भूख भी लगी थी। मैं फुटपाथ पर ही बैठ गया, पैर जवाब देने लगे। नेमीनाथ भी वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद पूछताछ करने पर नेमीनाथ को पता चला कि उसका बहनोई तिलक चौराहे पर बालाजी हेयर सैलून में काम करता है। हमने अपना काफिला तिलक चौराहे की दिशा में मोड़ दिया। रास्ते में नेमीनाथ मुझे सीख दे रहा था। बहनोई यदि मेरी जात के बारे में पूछे तो कह देना कि मराठा हूं, ये मत कह देना कि महार हूं। मैं हाँ में हाँ मिलाता गया। मन में बहुत बुरा लग रहा था। यदि नेमीनाथ की बहनोई को मेरी जात का पता चल गया तो क्या, क्यों दूसरे के घर जाया जाए। तरह तरह के विचार परेशान कर रहे थे। मैं नेमीनाथ के पीछे पीछे चल रहा था। सिद्धनाथ खामोश था, मानो उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। थकावट और भूख प्यास ने इनकी सारी शक्ति हर ली थी, इसलिए बोला तक नहीं जा रहा था। हम हर किसी से पूछते जा रहे थे, क्यों भाई, तिलक चौराहा किस तरफ है। रास्ते में हर दुकान के साइन बोर्ड पढ़ते जा रहे थे। बालाजी नाम का साइन बोर्ड दिख पड़ा। हमें बड़ी खुशी हुई। सोचा यही बालाजी हेयर सैलून होगा, लेकिन ये बालाजी टी हाउस था। नेमीनाथ की बहनोई नहीं मिलेंगे तो यहीं पर वेटर का काम करूंगा। हमने कईयों से बालाजी हेयर सैलून का पता पूछा, लेकिन ठीक पता कोई नहीं बता सका। एक कोने में छोटी सी गुमटी थी, वही बालाजी हेयर सैलून था। देख रहे नेम्या, तेरा बहनोई है या नहीं, सिद्धना ने कराते हुए पूछा। नेमीनाथ ने उछलकर कहा, अरे है, बिल्कुल है। मुझे अच्छा लगा। नेमीनाथ का बहनोई जात ना पूछे तो और अच्छा। मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि बहनोई हम सबको घर ले जाए, खाना खिलाए। नेमीनाथ जल्दी जल्दी गुमटी के पास चला गया। बहनोई ने उसे पहचाना। वह किसी की दाढ़ी बना रहा था। उसे अधूरा छोड़ बातें करने लगा। मैंने संतोष की सांस ली। दूसरी शादी करने के बावजूद नेमीनाथ के बहनोई ने उसे पहचान लिया था। लेकिन हमारा क्या होगा। नेमीनाथ ने हाथ ऊपर उठाकर हमें बुला लिया। हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। काशीनाथ जी दाढ़ी बना रहे थे। हम बेंच पर बैठ गए। वहां अखबार पड़ा हुआ था। मैंने यूं ही उठा लिया। पुराना अखबार था, उसमें सेना की भर्ती का विज्ञापन था। कल की तारीख थी। मेरे दिमाग में कुलबुलाहट हो गई थी। क्यों ना सेना में भर्ती हुआ जाए। काशीनाथ जी ने दाढ़ी का काम पूरा किया। हमें पास की गुमटी में ले जाकर चाय पिला दी। यही वाकया यदि मैं जूठन खंड 1 में याद करूं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी इसी तरीके से अप्लाई कर दिया था और उनका चयन जो है वो महाराष्ट्र में ट्रेनिंग सेंटर में हो गया था टेक्नीशियन के तौर पर। और यहाँ पर हमारी कहानी का जो हीरो है उसको भी यही विचार मन में आया कि पढ़ाई यदि छूट गई तो कम से कम कुछ तो कर लिया जाए, सेना में ही चाहे भर्ती हो लिया जाए।
उत्तरी सरहद पर चीन का आक्रमण हो चुका था। भारत सरकार अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की योजना बना रही थी। फौज में जवानों की भर्ती करनी थी। भर्ती के लिए जवानों की बेहद भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मैं भी मैदान में कपड़े उतारकर लाइन में खड़ा हो गया। मेरे पीछे नेमिनाथ और सिद्धनाम भी थे। मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, घर लौट जाएं या मिलिट्री में भर्ती हो जाएं। मेरे आगे 100-150 उम्मीदवार खड़े थे। बारी बारी से हम हर एक की जांच हो रही थी। पहले उन्होंने मेरा सीना देखा, फिर वजन देखा। मेरे पास पिछले वर्ष की 9वीं कक्षा की मार्क लिस्ट थी। उसे देखकर उन्होंने मुझे भर्ती कर दिया। मेडिकल में मैं फिट हो गया। जिसको चुना गया था उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया। मैं घबरा कर सोच रहा था कि नेमिनाथ और सिद्धना का क्या हुआ होगा। बाहर हमें देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। किसी के माँ बाप रो कर गिड़गिड़ाते हुए साहब के पैर पकड़ रहे थे कि हमारे बच्चों को छोड़ दें, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा गया। पिछले उसमें भी हमने कहानी युद्ध में पढ़ा था कि फौज में अनुशासन बहुत ज्यादा होता है, कड़ाई से नियमों का पालन किया जाता है। कुछ देर बाद भर्ती का काम पूरा हो गया। नेमिनाथ और सिद्धना को भर्ती नहीं किया गया था। हम कुल 125 उम्मीदवार थे। मैं उनका अगवा बन गया। मेरे नाम से वारंट निकाला गया। मुझे बार बार घर की याद आ रही थी। मेरी पार्टी में उस्मानाबाद का महबूब मुल्ला और लातूर का सुरेश सामंत थे। जल्दी ही हमारी गाढ़ी दोस्ती हो गई। रात के 9 बजे थे, लेकिन किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया गया। सारे कागजात तैयार होने में रात के 11 बज गए। कागजात पार्टी के प्रधान को सौंपे गए। उनमें मैं भी था। कुछ लोगों को सिकंदराबाद, कुछ लोगों को पुणे, तो हमें नासिक रोड भेज दिया गया। शुरू में हमें RRDC में एक बड़े भवन में रहने के लिए जगह दे दी गई। वहां जाने पर चाय और नाश्ता दिया गया। किट का सामान मिल गया। हमारी फौजी जिंदगी की शुरुआत हो गई। दूसरे दिन कुछ और कपड़े और जूते मिल गए। फिर हमारा मिलिट्री का नंबर मिल गया। 2-3 दिन बाद मेरी पहचान दिनेश सावले से हो गई। वह टेक्निकल असिस्टेंट था। मेरी पोस्टिंग ट्रेनिंग के लिए 6 बैटरीन में हो गई। हमारा 18 लोगों का एक स्क्वाड बन गया। ट्रेनिंग शुरू हो गई। मैंने पीटी, वेपन ट्रेनिंग या फिर ड्रिल हुआ करती थी। मैदान काफी बड़ा था। पीटी के बाद वेपन ट्रेनिंग दी जाती थी। छुट्टी का वक्त बहुत छोटा था। दौड़ते जाना और दौड़ते आना। कुछ दूरी कम से कम 1 मील की थी। 10 मिनट के अंदर ड्रेस बदलकर पीरियड के लिए तैयार होकर जाना पड़ता था। तब भूख बड़े जोर से लगा करती थी। ट्रेनिंग बहुत तकलीफ दे थी। बदन टूट जाता था, पैरों में गांठें पड़ जाती थी। लेकिन बताएं तो किसे बताएं। तो ये यहाँ पर पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग का इन्होंने बखान किया है कि एक फौजी को फौजी बनने में कितना वक्त और मेहनत लगती है। दोड़े नाम के इंस्ट्रक्टर थे। बड़े गुस्सैल और कठोर अनुशासन प्रिय। उनका चेहरा गड़ुए जैसा था। उन्हें देखते ही मेरा दिल धड़क उठता था। एक बार उन्होंने मेरे गाल पर चपत लगा दी थी। मैं बहुत रोया। उस दिन दादा की और माँ की याद आ गई। पूरा गांव चित्र की तरह आंखों के सामने घूम गया। लगा कि भाग जाएं। फिर भी मेरे गांव के पते पर एक चिट्ठी लिख दी मैंने। मैं नासिक में हूँ, मजे में हूँ, मुझे मिलिट्री से छुड़ाने की कोशिश मत करना। फिर भी दादा आ गए। मैंने माँ के बारे में पूछा, भाई बहन के बारे में पूछा। राणू बुआ और उनके बच्चे ठीक थे। दादा ने ही बता दिया था कि विमल की शादी हो गई है। उस दिन मैं और दादा काला मंदिर देखने गए। अब यहाँ पर काला मंदिर का इतिहास हम सबको पता है कि बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश का जो आंदोलन था वो काला राम मंदिर से ही शुरू किया था। और यहाँ पर उसका आगे सविस्तार जिक्र है। हम हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं के मंदिर में नहीं जा सकते थे। मंदिर में कुत्ते बिल्लियां भी जा सकते थे, लेकिन दलित नहीं जा सकते थे। उनके जाने से छूत लगती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था। उस सत्याग्रह में दादा भी गए थे। इसलिए इनके दादा का यह सपना था कि इनका पोता पढ़ लिख कर बाबा साहब जैसा ही बने और नाम कमाए। उन्होंने मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की पुरानी यादें बता दी। बाद में मैं और दादा गर्व से कालाराम मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। हमें किसी ने भी नहीं रोका। मुझे बाबा साहब के कार्य पर गर्व महसूस हुआ। तनख्वाह 10-20 रुपए ही थी। वे तेल साबुन में खर्च हो जाया करती थी। ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वजह यह थी कि ज्यादा पैसे मिल जाने पर रिक्रूट रात में भाग जाते थे।
LMG के अलावा बाकी सब ट्रेनिंग मिल रही थी। वेपन ट्रेनिंग के साथ क्रॉलिंग सीखना पड़ता था। राइफल को दोनों हाथों में ऊपर उठाकर कोहनियों के बल घसीटते हुए किसी विशिष्ट स्थान पर जाना पड़ता था। इससे घुटनों और कोहनियों में खून बहने लगता, अंग जलने लगते, लेकिन मजा भी आ रहा था। 16वें हफ्ते में बैटरी कमांडर पासिंग और 23वें हफ्ते में कमांडिंग ऑफिसर का पासिंग ऑट मैं उसमें पास हो गया। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग पर जोर था। इस तरह की जो विवरण है मुझे याद है, आगे का नाम भूल रही हूँ। आदिवासी लेखक हैं मरांडी जी। उनकी आत्मकथा में भी मैंने ये सब कुछ पढ़ा था कि किस तरह वो 10वीं पास होने के बाद उनको समझ नहीं आया कि अब क्या करें, गांव में सब उनके खिलाफ हो गए हैं। तो मरांडी जी जो थे वे भाग गए और जाके मिलिट्री में उन्होंने अपने आप को मतलब एडमिशन ले लिया मिलिट्री में। तो ये जो वाक्य है, ये जो विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, ये सब मुझे एकदम मरांडी जी की याद दिला रहा है। मुझे वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ी। एक बार हम टेक्निकल ट्रेनिंग के वक्त वायरलेस सेट लेकर अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए थे। कैप्टन साठे पधारे थे। मैसेज पास होते उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, मेरी आवाज को सुना था। मेरी अंग्रेजी का उच्चारण साफ था और मैं अच्छे ढंग से मैसेज पास कर रहा था। उच्चारण और सही शब्दों का जो है उसका एक अलग महत्व होता है मिलिट्री में। जिसके पास उच्चारण सही ना हो वो भी फेल हो जाया करते हैं कई बार। मेरी आवाज को सुना था, मेरी अंग्रेजी का उच्चारण साफ था और मैं अच्छे ढंग से मैसेज पास कर रहा था। कैप्टन साठे ने हमारे स्टेशन के पास आकर मेरा नाम पूछ लिया, शाबाशी दी। स्क्वाड में मेरी शान बढ़ गई। हमारे सूबेदार और इंस्ट्रक्टर खुश हो गए। टेलीफोन ट्रेनिंग रात में भी चलती थी। रात में हम वायरलेस सेट पर कभी कभी फिल्मी गीत लगाकर सुन लिया करते थे। एक दफे देवलाली रेंज पर कोर्स शूटिंग थी। तब हमें वायरलेस सेट ले जाने का हुक्म हुआ। कोर्स शूटिंग शब्द को मैंने पहली बार ही सुना था। मैंने सोचा अब फिल्म की शूटिंग होगी और हमें सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्रियों को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जब दूसरे दिन हम आर्टिलरी रेंज गए तो वहां तोपों की फायरिंग हुई। तब जाना कि कोर्स शूटिंग क्या होता है। तो ये उस दौर की बात है जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं हुआ करते थे, तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना या पहुंचना बड़ा मुश्किल था। और आजकल तो आप एक बटन दबाइए और हर चीज की जानकारी आपके फिंगर टिप्स पे होती है। ट्रेनिंग के दौरान दीपावली धूमधाम से मनाई। 32 हफ्तों के बाद हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। अब हम ट्रेंड सोल्जर बन गए। 1 महीने की छुट्टी मिल गई। छुट्टी पर गांव लौट आया। माँ ने गले लगाया। दादा को भी बड़ी खुशी हो गई। सब मुझसे मेरे हालचाल पूछने लगे। नेमीनाथ काशीराम के सैलून में काम करने लगा था। सिद्धना शोलापुर में सूत मिल में लग गया था। मास्टर जी से मिला। उन्होंने मेरी पूछताछ की। मुझे अच्छा लगा। विमल ससुराल चली गई थी। उसकी याद मुझे बेचैन कर रही थी। गांव में चैन नहीं था। ट्रेनिंग की यादें आ रही थी। रविवार को शोलापुर जाकर नेमीनाथ से मिला। शाम को सिद्धना से मुलाकात हो गई। नेमीनाथ की शादी तय हो गई थी काशीनाथ की लड़की के साथ। काशीनाथ की लड़की के साथ जो उनके बहनोई थे। हम तीनों ने उस दिन दोस्ती फिल्म देखी। विमल शोलापुर में ही ब्याही गई थी, लेकिन उससे मुलाकात हो तो कैसे हो, नामुमकिन थी। फिर भी मेरा मन उसे देखने के लिए बेताब था। माँ ने चेतावनी दी थी कि विमल के पास मत जाना, अब वह पराये घर की बहू बन गई है। मेरा मन बेचैन था। टाइम पास करने के लिए नेमीनाथ को ट्रेनिंग के किस्से सुनाता था। तो यहाँ पर एक बात गौरतलब है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमारे पास तो फिंगर टिप्स पे हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है। तो वो रोमांच जो इन कहानियों को पढ़ने से मिलता है, यदि हम लिखना चाहें तो शायद वो रोमांच हमारे जीवन में उस तरीके से नहीं होंगे जिस तरीके से यहाँ पर हमारे कहानी के हीरो ने एक्सप्लेन किया है कि उन्हें पता नहीं था कि कोर्स शूटिंग का क्या मतलब है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी सारी इंफॉर्मेशन जुटा लेते हैं। तो जिंदगी में वो जो एक रोमांच होता था, हम जो किस्से कहानी अगर लिखेंगे, हमारे टाइम में भी बचपन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी तरह का सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारे किस्से बड़े रोमांचकारी थे।
आजकल के बच्चों के किस्से पता नहीं वे किस तरीके से उनके जीवन में रोमांच है, ये मैं कह नहीं सकती। 1 माह की छुट्टी के बाद नासिक रोड हाजिर हुआ। कुछ ही दिनों में हमारा पोस्टिंग ऑर्डर आ गया। निकलने की तिथियां भी बताई गई थी। तो इस कहानी को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में इसको हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अगले जो है वो पूरा ट्रेनिंग है और कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है वो सारे किस्से हैं, तो उसको एक ही साथ लेंगे। तो तब तक इंतजार कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।